हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आज हम लोग लेवरेज के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। एम आई करेक्ट? मैंने होमवर्क दिया था। किसने किसने किया होमवर्क जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क था, वो क्वेश्चन नंबर 13 का बी वाला पार्ट होमवर्क था। ठीक है, डिस्कस करना है क्या पहले? चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहले बी का डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जैसे हमने ए का बनाया था, वैसे ही मैं साइड में बी लिमिटेड का बना रहा हूं। ठीक है, अब मेरे को पता है बच्चे आलसी हैं, बच्चे होमवर्क क्यों करेंगे? तो जो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो बी लिमिटेड का हम क्या बनेंगे? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। होमवर्क था, होमवर्क में आपने नहीं किया है तो आपकी पनिशमेंट है, आपको मेरे साथ साथ फटाफट करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे अब वो आप जानो। ठीक है, होमवर्क करोगे नहीं तो कैसे चलेगा? चलो फटाफट से कर लेते हैं। पर्टिकुलर एंड रुपीस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स में क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन से फिर क्या माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमको क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी। ठीक है, और ईबीआईटी से क्या माइनस करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट। हमको क्या मिल जाएगा? ईबीटी। ठीक है, उसके बाद उसमें से लेस टैक्सेस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ईएटी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लेंगे? डीओएल ले लेंगे। डीओएल का फॉर्मूला क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और डीएफएल ले लेते साइड में ही। डीएफएल का फॉर्मूला क्या आएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, तो हमको क्या क्या देके रखा है? इंटरेस्ट देके रखा है 10,000 का, तो इंटरेस्ट पहले लिख लेते हैं इधर 10,000। और ये इंटरेस्ट को यूज करके हम ईबीआईटी और ईबीटी निकाल सकते हैं, तो कर लो। डीएफएल कितना देके रखा हमको? 2। तो 2 इज इक्वल टू ईबीआईटी माइ अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 10,000। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 20,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी। तो ईबीआईटी कितना आ गया हमारा? 20,000। ठीक है, सबका आ गया ना? तो ईबीआईटी 20,000 माइनस 10,000 कितना आ गया? ईबीटी 10,000। टैक्सेस कितना लगा है? 30% का। तो 30% के हिसाब से टैक्स कितना आ गया? 3,000। और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 7,000। ठीक है, उसके बाद ईबीआईटी को इसमें यूज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना देके रखा है? 2 देके रखा है। तो 2 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 20,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारा? 40,000। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट उससे हमारा कितना आ गया? 20,000 का। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देके रखा है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देके रखा है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना देके रखा है? 50%। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कितना होगा? कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कितना होगा? 50% का। इतना पार्ट क्लियर है? तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। आंसर क्या आना चाहिए? 50। कंट्रीब्यूशन कितना है? 40,000। तो 40,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो सेल्स कितना आ रहा है? सेल्स आएगा हमारा 400,000 डिवाइडेड बाय 50। सेल्स आ रहा है हमारा 80,000 का। ठीक है, तो सेल्स आ गया हमारा 80,000 का। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया हमारा? 40,000 का। इज दैट क्लियर?
हो गया? जिसने होमवर्क किया है वो चेक कर सकता है करेक्ट आया है कि नहीं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस विद द रीजन बेस्ड ऑन लेवरेज। ठीक है, तो देखो ऑपरेशन वाइज देखोगे तो बेटर कौन है, ए लिमिटेड। फाइनेंस लेवरेज वाइज देखोगे तो कौन बेटर है, ए लिमिटेड। और अगर मैं यहीं पे कॉम्बाइंड लेवरेज निकालना चाहूँ तो कॉम्बाइंड लेवरेज कैसा होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज। तो कितना आएगा, इसका 15 आएगा, इसका 4 आएगा। तो कॉम्बाइंड लेवरेज के बेसिस पे भी कौन सा बेटर आ रहा है, ए लिमिटेड। ठीक है, तो इसका रीजन उसी हिसाब से लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, ईबीआईटी देके रखा है, ईबीटी देखा रखा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देख रखा है। हमको क्या फाइंड करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 15%। ठीक है, सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से ईपीएस में कितना चेंज हो रहा है, इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज लगेगा, फाइनेंशियल लेवरेज लगेगा, या हमारा सीएल लगेगा, क्या लगेगा तीनों में से। याद रखना, जब भी हम लोग सेल्स और ईपीएस की बात करें तो हमारा क्या लग जाएगा, कॉम्बाइंड लेवरेज। ठीक है, सेल्स और ईबीआईटी की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज, और ईबीआईटी और ईपीएस की बात करेंगे तो फाइनेंशियल लेवरेज। तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग को जो जो देके रखा है उसके हिसाब से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो ईबीआईटी मिलेगा, उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट तो हमको क्या मिल जाएगा, ईबीटी मिल जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ निकालना है, तो ईबीआईटी कितना है 31,50,000 और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 1,57,500। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो 31,50,000 प्लस 1,57,500 दैट इज 33,07,500। ठीक है, ये समझाना कैसे आया, बताना है क्या। देखो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, क्या कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हमको क्या मिल रहा है, ईबीआईटी। तो मेरे को अगर कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना देख रखा है, इंटरेस्ट नहीं दिया, ईबीआई ईबीटी देख रखा है दैट इज 14 लाख। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 31,50,000 माइनस 14 लाख दैट विल गिव मी 17,50,000। ठीक है, क्या अब हम इससे हमारा कॉम्बाइंड लेवरेज निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो कॉम्बाइंड लेवरेज क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी सॉरी ईबीटी 14 लाख। ठीक है, तो कितना आ रहा है, आ रहा है हमारा 2.3625। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना आएगा, तो इसको हम लोग सेल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ रहा है 35.4375%। किस किस का करेक्ट आया, हम्म, अगर किसी का करेक्ट नहीं आया है तो वो मुझसे डाउट में पूछ सकता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आया है। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। इतना पार्ट क्लियर है, चलो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखोगे तो क्या दिया है, सबसे पहले चेंज इन रेवेन्यू दिया है। चेंज इन रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सेल। एक सेकेंड, हाँ, तो चेंज इन रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोला है तो वो तो सेम ही है। क्या बोले, फाइंड द डीओएल एंड डिग्री डीसीएल। ठीक है, डीओएल डीसीएल निकालना है, बट मैं बोलूंगा आप तीनों निकालो, आप डीओएल भी निकालो, डीएफएल भी निकालो एंड डीसीएल भी निकालो। ठीक है, चलो फटाफट से पहले खुद ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, हम लोगों ने इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए अभी, ये तो तुम्हारे लिए केक वॉक होना चाहिए।
ठीक है, चलो DOL निकाल लेते हैं। तो DOL का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्या मैं करेक्ट बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं भाई, मत करो ऐसा। ठीक है, फॉर्मूले याद करो, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सबसे पहले वाले का कितना आएगा? 23 अपॉन 25, दैट विल गिव मी 0.92। नेक्स्ट ऑपरेटिंग का कितना आएगा? 30 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है, कितना आ रहा है? 1.11। उसके बाद नेक्स्ट का कितना आएगा? 36 डिवाइडेड बाय 24, दैट विल गिव मी 1.5। एंड नेक्स्ट 30 डिवाइडेड बाय 20, 1.50। फिर DFL कैसा आएगा? तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, that is 30 divided by 23, that will give me 1.30। उसके बाद 26 divided by 30, that is 0.866। next 20 divided by 36, that will give me 0.55। next 20 divided by 30, that will give me 0.67। आ गया। एंड लास्ट DCL निकाल लेते हैं, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 25, दैट विल गिव मी 1.20। फिर 26 divided by 27, that will give me 0.96। next 20 divided by 24, 0.833। and last 20 divided by 20, that will give me 1। ठीक है, हो गया। क्लियर है क्या? हम्म, ठीक है, हो गया होगा। तो इसको नोटबुक में कर लेना खुद से, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम आएंगे थोड़ा सा पहले की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पूछा है फर्म का ROI निकालो। ROI याद है, हम लोगों ने देखा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक काम करो, पहले ना मैं रिटर्न समझा देता हूं। ठीक है, बहुत टाइप के रिटर्न आपको आएंगे FM के चैप्टर में, तो सबसे पहले हम रिटर्न्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग दे देना रिटर्न्स। तो सबसे पहला आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, तो ये रेशियो हमको जनरली क्या डिफाइन करता है? ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो लिखना, इट डिफाइंस द प्रॉफिट earned by the company by investing capital from various sources। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं समझाना चाहूं तो सिंपली कि बिजनेस में मैंने अलग अलग जगह से पैसा लेके आया होगा, और वो अलग अलग जगह से पैसा लेके आने के बाद मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो उसी को मैं बोलूंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो लोगों ने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके बेसिस पे मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा,
ठीक है। जब मैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं बोल क्या रहा हूं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट, प्लस डेट। डेट का मतलब क्या होता है हमारा, लोन या डिबेंचर्स, ठीक है। इतना बात क्लियर है। ये था हमारा पहला, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, उन्होंने जो पैसा लगाया है उसके बदले में उन्होंने कितना रिटर्न अर्न किया है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इंटू 100, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे लिख लो इक्विटी शेयर, क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट लिखना, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। तो बेसिकली मैंने जितना एसेट लगाया है उसके बेसिस में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल एसेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। और एक याद रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है जो हमको याद रखना है, ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो ये पार्ट फटाफट से बना लो। ठीक है, हो गया। चल आओ क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोला है। A firm has a sales of 1 crore 50 lakh, variable cost of 84 lakh, fixed cost of 12 lakh, and a debt of 90,000 at 9% and equity of 1 lakh 10,000. Sorry, 1 crore 10 lakh. You are required to find firm's ROI. पहले तो फर्म का ROI निकालना है, ठीक है। तो फर्म का ROI निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। तो लिखना क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ, ठीक है। और हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, फटाफट से बना लो साथ में ही। लिखना पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा सेल्स। सेल्स कितना देके रखा है? 1,50,00,000। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना देके रखा है? 84,00,000 ना। तो इससे आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। तो ए माइनस बी, ठीक है। तो 1,50,00,000 माइनस 84,00,000, दैट विल गिव मी 66,00,000। उसके बाद लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना देके रखा है? 12,00,000। तो हमको क्या मिल जाएगा? ई बी आई टी, दैट इज सी माइनस डी। कितना आ रहा है? 54,00,000। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो दे के रखा है हमको 1,00,000, सॉरी 90,000 का लोन है। तो 90,000 इन, सॉरी 90,000 नहीं, कितना 90,00,000 है ना। 90,00,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, दैट विल गिव मी 8,10,000। तो हमको अर्निंग बिफोर टैक्स कितना मिल गया? 8,10,000 माइनस 54,00,000, दैट इज 45,90,000। ठीक है, तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गया। यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या पूछा था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आरओआई का फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने? ऊपर ही देखा ना, आरओआई में क्या है? ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो लिखना ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ईबीआईटी कितना है? 54,00,000। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमको देके रखा है, एक तो डेट देके रखा है और इक्विटी देके रखा है। तो टोटल कितना आ गया? 200,00,000 इंटू 100। तो हमारा आंसर आ रहा है 54 डिवाइडेड बाय 200, दैट विल गिव मी 27%। ठीक है, व्हाट इट मींस ये कि लोगों ने 2,00,000 रुपए लगाए हैं, तो उस पे मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है? 54,00,000। इतना बात क्लियर है? आगे क्या बोला है? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, कॉमन लेवरेज निकालो। भाई तुम एक्सपर्ट हो गए हो उसमें, जल्दी जल्दी बताओ। डीओएल, डीएफएल, डीसीएल। डीओएल का फॉर्मूला क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। डीएफएल का ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। एंड डीसीएल का ईबी, एक सेकंड, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, चलो तीनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कितना है? 66,00,000। तो लिखना इधर 66,00,000, इधर भी लिख लेना 66,00,000।
फिर EBIT कितना देके रखा है 54 लाख, तो इधर डिवाइडेड बाय 54 लाख, इधर ऊपर 54 लाख, और लास्टली 45 लाख 90,000 डिवाइडेड बाय 45 लाख 90,000। ठीक है, क्या आ रहा है तीनों का आंसर? तो सबसे पहले वाले का आंसर आ रहा है 66 डिवाइडेड बाय 54, दैट विल गिव मी 1.22। नेक्स्ट 54 लाख divided by 45 lakh 90,000, that will give me 1.1765, and lastly 66 lakh divided by 45 lakh 90,000, that will give me 1.4379। ठीक है, आ गया हमारा। अब एक लास्ट पार्ट, आर लेवरेजेस फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, आर लेवरेजेस फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, तो देखो हमारे दो लेवरेज है। ठीक है, कॉमन लेवरेज को अभी नहीं लेंगे, हमारे दो लेवरेज है। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, इन दोनों के बारे में बताना है कि क्या ये फेवरेबल है, क्या ये अनफेवरेबल है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के केस में लिखना, इट इज फेवरेबल, इट इज फेवरेबल when when the when the company when the company when the company do the sales, when the company do the sales over break even point, over break even point। अब बच्चों का सवाल आएगा, सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? मैं बोलूंगा बच्चों, आपने अभी कॉस्टिंग पढ़ के आया ग्रुप 1 में, क्या आपको याद है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नहीं सर, हमको नहीं याद है। ठीक है बच्चा लोग, मैं बताता हूं ब्रेक इवन होता क्या। देखो जनरली जब भी हम करते हैं ना, तो हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसे दिखती है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उससे हमको मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, और माइनस हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, तो इससे हमको क्या मिल जाता है? EBIT। ठीक है, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे कंट्रीब्यूशन, जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल आ गया, मतलब वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब वहां पे मैं क्या कितना प्रॉफिट जनरेट करूंगा? जीरो। कैसे? यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला, हम लोग क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। तो अगर कंट्रीब्यूशन समझ लो 10 है और फिक्स्ड कॉस्ट भी 10 है, तो प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है? जीरो। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे को कितना पैसा कमाना है? अबव या फिर ओवर ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कमाना है। अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज है वो मेरे फेवर में नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या? ठीक है, और ये जितना बड़ा रहेगा उतना हमारे लिए बेटर। ठीक है, बट छोटा रहा या नेगेटिव रहा, अब नेगेटिव हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करते, बट जब भी हम फेवरेबल अनफेवरेबल की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू समझते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है? ऑपरेशंस करने के वजह से मेरे को क्या लेवरेज मिल रहा है। अब समझो अगर मेरा नेगेटिव में प्रॉफिट आ रहा है और मैं ऑपरेटिंग लेवरेज तो एब्सोल्यूट में दिखाता हूं, मतलब पॉजिटिव में दिखाता हूं, तो अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि भाई मेरा बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज है, मतलब ये मेरे लिए फायदेमंद है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को नेगेटिव
ऑपरेटिंग लेवरेज को भी पॉजिटिव में दिखा देते हैं। तो हमेशा याद रखना, ऑपरेटिंग लेवरेज को जब भी फेवरेबल या अनफेवरेबल के बारे में एक्सप्लेन करोगे, उसको सेल्स से रिलेट करना। उसको किससे रिलेट करना? सेल्स से। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल लेवरेज। देखना, इट इज फेवरेबल व्हेन, it is favorable when the company, when the company has return on investment more than KD। KD का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट। ब्रैकेट में लिख सकते हो इंटरेस्ट रेट। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? इंटरेस्ट रेट। या फिर और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेयर टू KD। ठीक है। हम इन दोनों में से कोई भी एक लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अब इस क्वेश्चन को ही देख लो। इस क्वेश्चन में हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया? 27%। बट क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट रेट कितना दिया है? 9%। तो क्या बोल सकता हूं, 27 बड़ा है या 9 बड़ा है? ऑब्वियसली 27। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि फाइनेंशियल लेवरेज मेरा फेवरेबल है। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है मेरा? फेवरेबल है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो फटाफट से इतना आंसर आप नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन करके? एक सेकंड। हाँ चलो, आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोला है। अ कंपनी हैड अ बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च। लाइबिलिटीज और एसेट दे दिया। लाइबिलिटी में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, 15% डिवेंचर। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट का पार्ट मिल जाएगा। फिर करंट लाइबिलिटी दे दिया, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट दे दिया। तो टोटल एसेट्स कितना हो गया हमारा? 40 करोड़। ठीक है, आगे अदर इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट देके रखा है 8 करोड़ का। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो देके रखा है 60%। मतलब कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या आएगा?
कंट्रीब्यूशन रेशियो 40%। ठीक है, आगे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे दिया 2.5, इनकम टैक्स दे दिया 40%। इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, ईपीएस, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, चलो फटाफट से करो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। स्टार्ट करो खुद से करना, मैं भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड। इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले लिखना सेल्स, सेल्स कितना है वो कैलकुलेट करना है ना हमको। तो दे के रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे के रखा है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हुआ है क्या हमारा? हम्म, नहीं 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 हुआ है। ठीक है, लिखना टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2.5। और टोटल एसेट्स हमारा कितना था, हमने कैलकुलेट किया था ना 40 करोड़। तो सेल्स कितना आ जाएगा, तो सेल्स आ जाएगा हमारा 40 इंटू 2.5, दैट विल गिव मी 100 करोड़। ठीक है, सेल्स आ गया, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना रुपीज इन करोड़, तो 100। उसके बाद लेस, ए पार्ट हो गया, बी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना देके रखा था हमको क्वेश्चन में, 60%। तो क्या करेंगे डायरेक्टली, 100 करोड़ का 60%, दैट इज 60। तो हमको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारा 40 करोड़, दैट इज ए माइनस बी। फिर हम क्या लेस करेंगे, इससे लेस फिक्स्ड कॉस्ट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट देके रखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कितना है 8 करोड़। तो 8 माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, ईबी आई टी कितना मिल गया 32, सी माइनस डी। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था, तो क्वेश्चन में हमारे को बैलेंस शीट में 15% डिबेंचर दिया था, तो लिख लेना कितना है 20 करोड़ इंटू 15%, दैट इज 3। तो हमारा ईबीटी कितना आ गया 29। उसके बाद टैक्स लगा देंगे, टैक्स कितना दिया था हमको 40%, तो 40% टैक्स लगा लो, 29 इंटू 40%, दैट विल गिव मी 11.60। उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया हमारा 17.40। नंबर ऑफ शेयर्स कितना देके रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स देके रखा है क्या, नहीं। तो हम लोग समझेंगे कि एक शेयर, यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखना ना 1 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, लिख लेना क्या 1 शेयर इज इक्वल टू ₹10 ईच। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 1 करोड़। उसके बाद हमारा ईपीएस कितना आएगा 17.40। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स कौन से बेसिस पे लेना है, इसके लिए हमने डायरेक्टली उसको 10 के बेसिस पे ले लिया।
ठीक है, ईपीएस आ गया हमारा, ईपीएस आ गया हमारा। चलो अब आपको ये रेशियोज निकालने हैं, तो निकाल लो डीओएल, डीएफएल और डीसीएल, फटाफट से कर लो। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। हो गया। अच्छा, क्या है ऑपरेटिंग लेवरेज? तो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा हमारा 40/32, दैट विल गिव मी 1.25। आया सबका? डीएफएल कितना आएगा? 32/29, दैट इज 1.103। और डीसीएल कितना आ रहा है हमारा? 40/29। ठीक है, दैट विल गिव मी 1.379। ठीक है, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, होमवर्क के लिए मार्क करोगे मेरे लिए? मैं बोलूंगा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। जितना अभी तक कॉन्सेप्ट हुआ है, मैं क्यों चाहता हूँ ये आप होमवर्क करो, क्योंकि कैसा है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं वो सब इसमें समअप है। देखो, सबसे पहले तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, आपको आधा इनकम स्टेटमेंट तो दे के रखा है। ठीक है, और अच्छा, इसमें एक हिंट दी हुई है, वो समझा देता हूँ। देखो, जब ये क्वेश्चन करोगे ना, क्या बोला है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज 60,000। मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 60,000। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया? 60,000। ठीक है, हो जाएगा क्या? चलो मैं बोलूंगा ट्राई करना, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, तीनों पार्ट करके आना है। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कॉम्बाइंड लेवरेज निकालना है। उसके बाद क्या बोला है? अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो व्हाट विल बी द ईपीएस एट द न्यू सेल्स लेवल, मतलब न्यू ईपीएस निकालना है। और अगर सेल्स डिक्रीज हो रहा है तो भी न्यू ईपीएस निकालना है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या बोला है? Firms sale variable cost and fixed cost given as 675, 60, 42 and 6 lakh. If it has borrowed 45 lakh at 9% and equity share is of 55 lakh, what is the firm's ROI? ठीक है, चलो फर्म आरओआई निकालने के लिए सबसे पहले हमको टेबल बनाना पड़ेगा। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, फटाफट से टेबल बना लेते हैं। लिखते हैं सबसे पहले ऊपर हेडिंग
इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, चलो टेबल बना लो। लिखना उसके अंदर पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले लिखना सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 75 लाख। ठीक है। बी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना देखे रखा है? 42 लाख। 42 लाख। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो हमको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या कर लोगे? कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी कितना आ रहा है? 33 लाख। उसके बाद इसमें से क्या लेस करेंगे हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 6 लाख। दैट विल गिव मी EBIT C minus D, that is 27 लाख। फिर इसमें से इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 45 लाख पे 9%, तो लिख लेना 45 लाख पे 9%, दैट इज 4,05,000। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? EBT E माइनस F। तो कितना आ रहा है? 27 लाख माइनस 4,05,000, that will give me 22,95,000। उसके बाद टैक्स एट द रेट कितना देख रखा है? टैक्स का परसेंटेज दिया है क्या? नहीं दिया है, तो टैक्स नहीं लगाएंगे क्या? नहीं दिया है तो टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स डैश, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 22,95,000। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट बन गया। तो सबसे पहले हमको पूछा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? EBIT अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। EBIT कितना है? 27 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में देखोगे तो 45 लाख बोरो किया है और 55 लाख का इक्विटी शेयर, मतलब 100 लाख into 100, that will give me 27%। आगे क्या बोला है? डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? क्या ये फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है? तो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हम लोग किसको कंपेयर करेंगे? इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट को हमारे ROI से, तो लिखना बी पार्ट के लिए सिंस ROI is equal to 27% and KD is equal to 9%, therefore ROI is greater than KD, therefore firm has a favorable financial leverage। Easy। Next, if the firm belongs to an industry whose asset turnover is 3, does it have a high or low asset leverage? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे फर्म का। तो एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में तो हमको टोटल एसेट्स दिया नहीं है, तो जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं क्या कि टोटल लाइबिलिटी हमारी 100 लाख होगी। 100 लाख कैसे?
एक तो ये 55 लाख और एक ये 45 लाख, ठीक है, और सेल्स हमारा 75 लाख है, तो क्या आएगा 75 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख विच विल गिव मी 0.75। तो ये इंडस्ट्री एवरेज से कम है, ज्यादा है, कम है, तो लिखना नीचे द फर्म हैज लो एसेट लेवरेज, लो एसेट लेवरेज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कॉम्बाइंड लेवरेज, चलो फटाफट से कैलकुलेट करो, डीओएल, डीएफएल और डीसीएल, ठीक है, ये आप ही कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं बता रहा हूं। आगे, if the sales drop to 50 lakh what will be the new EBIT, ठीक है। चलो सबसे पहले अभी तो आप मेरे को इसका आंसर बताओ, ठीक है। DOL का कितना आएगा 33 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, 33 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख कितना आ रहा है 1.222। DFL कितना आएगा 27 डिवाइडेड बाय 22.95, 27 divided by 22.95, that will give me 1.176, and lastly 33 lakh divided by 22.95, that is 1.438, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर है, डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल। अब हमको क्या बोला है, सेल्स 50 लाख हो गया, देखो इंग्लिश पढ़ना अच्छे से, सेल्स ड्रॉप टू 50 लाख बोला है, सेल्स ड्रॉप बाय 50 नहीं बोला है, ड्रॉप टू मतलब क्या है, उतने पे आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 50 माइनस 75 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ रहा है 75 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अरे सॉरी, माय मिस्टेक, हमने उल्टा कर लिया। हमेशा याद रखना फॉर्मूला क्या होगा हमारा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो न्यू कितना है 50, तो 50 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, दैट विल गिव मी 25 बाय 75 इंटू 100, दैट विल 33.33%, ठीक है। माइनस में मतलब क्या है, रिड्यूस हुआ है। तो अब हमको पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन न्यू ईबीआईटी पूछा है, तो पहले सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल लेते हैं। तो DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो DOL कितना है 1.2222 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आएगा, तो उसको x ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज कितना है 33.33%, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 33.33 मल्टीप्लाई बाय 1.222, दैट इज 40.73%, ठीक है। तो न्यू ईबीआईटी कितना आएगा, न्यू ईबीआईटी कितना आएगा हमारा, ओल्ड कितना था 27 लाख, सो 27 लाख माइनस 27 लाख इंटू 40.73 डिवाइडेड बाय 100, मतलब क्या उतना परसेंट हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 27 लाख माइनस 40.73%, दैट इज 16 लाख 290 अप्रॉक्स, ठीक है। और अगर आपको एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेबल बना के करेंगे। तो टेबल बना के करोगे तो क्या आएगा, सेल्स आएगा हमारा 50 लाख,
ठीक है, सेल्स कितना आ गया 50 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, देखो ऊपर कितना है वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख 70 लाख पे, तो इसका परसेंटेज देख लेते हैं। तो 42 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 दैट इज हमको मिलेगा 56% वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो इसको यूज करके हम नीचे वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 50 लाख का 56% दैट इज 28 लाख। ठीक है, 28 लाख माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आया 22 लाख, और उसमें से लेस कर देंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा 6 लाख। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर 16 लाख। ठीक है, दोनों आंसर सेम है, आसपास में। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो एक चीज यहां पे आपने नोट करना, अगर आप इसके बेसिस पे जा रहे हैं आपको कुछ अप्रोक्स में आंसर आएगा, बट आपको अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप टेबल बना के कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी आवर प्रेफरेंस, टेबल। ठीक है, टेबल बना के करोगे ज्यादा इजीली आंसर आएगा। एफ ई पार्ट हो गया। एफ एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स विल बी ईबीटी ऑफ द फर्म इक्वल टू 0। ठीक है, ईबीटी अगर 0 हो गया, ईबीटी अगर 0 हो गया तो हमको बोला है कि कौन से सेल्स लेवल पे होगा। ठीक है, इसको भी टेबल के फॉर्म में ही करके कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे वो समझाता हूं। एफ अगर मैं बोल रहा हूं मेरा ईबीटी क्या हो गया 0, तो जितना मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरा कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 4,05,000, 4,05,000, तो उतना ही मेरा ईबीआईटी भी होगा, दैट इज 4,05,000। और ईबीआईटी है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमको दिया हुआ 6 लाख, तो फिक्स्ड कॉस्ट ले लेते हैं, कितना आएगा 6 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 10,05,000। ठीक है, और हमने निकाला है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारा 56% है, तो कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना हो जाएगा 44%। तो उससे सेल्स आ जाएगा, तो सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू 44। तो सेल्स हमारा हो जाएगा एक्स, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 10,05,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू 44। तो सेल्स कितना आएगा हमारा देख लेते हैं, 100,5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 44, दैट इज सेल्स आएगा हमारा 22,84,091। यहाँ पे लिख लेंगे सेल्स 22,84,091 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 12,79,091। ठीक है, इजी, समझ में आया। अगर इसी को अगर आपको फॉर्मूले बेसिस पे करना होगा तो क्या करोगे, हाँ तो हम लोग क्या लेंगे डीसीएल लेंगे। डीसीएल क्या अपने को रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। अब देखो ईबीटी पूरा का पूरा 0 हो गया है, मतलब 100% रिड्यूस हो गया है। तो डीसीएल कितना है हमारा 1.438 और परसेंटेज चेंज इन सेल्स को एक्स ले लेते हैं। अच्छा हमने उल्टा ले लिया वापस से, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन ईबीटी हमारा कितना है 100%, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स ही पता, तो उसको एक्स ले लेते, एक काम करते हैं वाई लेते हैं क्योंकि ऊपर लेके रखा है। तो वाई कितना आ रहा है हमारा 100 डिवाइडेड बाय 1.438 दैट इज 69.5
0.54%, मतलब इतने से हमारा सेल्स रिड्यूस होगा। तो न्यू सेल्स ले लेते हैं, न्यू सेल्स कितना आएगा, पहले ओल्ड सेल्स देख लेते हैं कितना है, 75 लाख। तो 75 लाख माइनस 75 लाख इंटू 69.54 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ रहा है, 22,84,500 अप्रॉक्स। ठीक है, और हमारा टेबल से आता था कितना आता, 22,84,500। ठीक है, देखो दोनों आसपास का ही आंसर है। ठीक है, तो इसको मैं एक सेकेंड, तो मैं इसको बॉक्स में पुट कर देता हूं। ठीक है, इसको लिख लेना यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली। दोनों आपको तरीके समझा दिया, टेबल वाला भी समझा दिया और हमने फॉर्मूला बेस भी देख लिया ऑल्टरनेटिवली। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा बड़ा आंसर था। मार्केट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये अगर एग्जाम में आया तो आपको 7 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, और ये हमारे स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। और जो नीचे के इनकम स्टेटमेंट बनाया, मैंने टेबल नहीं बनाया, बट आप लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ना नहीं, टेबल बनाना है। पेंसिल स्केल का यूज करो, बच्चे नहीं हो। ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो।
ठीक है, हो गया, चलेगा। अभी देखो तो हमारे कितने क्वेश्चंस बाकी हैं। 19 बाकी है, 20 बाकी है, 21 बाकी है, 22 बाकी है, 23 बाकी है। ठीक है, एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम छोटा ही रखते हैं, बट आपको जो होमवर्क दिए हुए हैं वो आप कर लेना। ठीक है, फिर कल से क्या करेंगे, कल हम लोग आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो खत्म करेंगे, एंड जो कल का लेक्चर रहेगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय गाइस।